हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है। तो ये लॉ कुछ ऐसा है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। अब इसका मतलब समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। चलो मान लो कि एक शहर है, वी हैव अ सिटी, और उस सिटी में कुल मिला के 10 लाख पीपल रहते हैं, या 1 लाख, 1 लाख इजी पड़ेगा, 1 लाख ले लेते हैं। देर आर 1 लाख पीपल इन अ सिटी। अब ये मान लेते हैं कि शहर में कोई आएगा नहीं और इस शहर से कोई जाएगा नहीं। ओके, तो इस शहर में 1 लाख लोग हैं, इस शहर में कोई आएगा नहीं, इस शहर से कोई जाएगा नहीं, और कोई नया बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है इस शहर में। सो इन दिस सिटी वी हैव 1 लाख पीपल, नो वन विल एंटर दिस सिटी, नो वन विल गो अवे फ्रॉम दिस सिटी, और कोई भी नया चाइल्ड इस शहर में बॉर्न नहीं होने वाला, ऐसा अजम्पशंस कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन, अब ये जो 1 लाख लोग हैं, धीरे धीरे ये मरना चालू हो जाएंगे। स्लोली एंड स्टेडिली दे विल स्टार्ट डाइंग। करेक्ट, मरना तो है ही उन्हें। तो मान लेते हैं हर साल, एवरी ईयर 10% पीपल डाई। वी विल अज्यूम एवरी ईयर 10% पीपल डाई। तो 1 लाख लोग थे, तो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000। 1 साल हो गया, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 लोग मर गए। ओके, 10,000 डेड। तो बचे कितने? 90,000। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब आपको सोचना है, अब अगर एक और साल हो जाए, अगर एक और साल बीत जाए, तो क्या अब 10,000 फिर से मरेंगे? विल 10,000 डाई अगेन? आंसर है नहीं। देखो, 10,000 तो मर चुके हैं, बचे कितने? 90,000। 90,000 आर स्टिल अलाइव। अब जो मरेंगे वो 90,000 में मरेंगे ना, 90,000 में से लोग मरेंगे। 10,000 तो ऑलरेडी मर चुके हैं, 1 लाख थे, 1 लाख में से 10,000 मर चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या अगले साल फिर 1 लाख में से मरेंगे क्या लोग? नहीं। 1 लाख में से अगर 10,000 मर चुके हैं तो अब बचे 90,000। अब अगले साल, इस अगले साल 90,000 के 10% मरेंगे। 90,000 का 10% होता है 9,000। तो अगले साल 9,000 लोग मरेंगे, तो अब कितने बचेंगे? 81,000 अभी भी बचे हुए हैं। अब 1 साल और हो गया, तो क्या फिर 9,000 मरेंगे क्या? नहीं। 90,000 में से लोगों को मरना है क्या अगले साल? नहीं। अब तो 81,000 का 10% लोग मरेंगे, यानी 8100 लोग मरेंगे। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है अपने को? इससे सीखने को यह मिल रहा है कि जो लोग मर रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त कितने लोग जिंदा है। ओके, तो अगर पहले साल की बात करें तो पहले साल 1 लाख लोग जिंदा थे, तो 10,000 लोग मरे। दूसरे साल 90,000 लोग जिंदा थे, तो 9,000 लोग मरे। तीसरे साल 81,000 लोग जिंदा थे, तो 8,100 लोग मरे। ओके, तो जो लोग मर रहे हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिंदा कितने हैं, अभी के अभी कितने जिंदा हैं। 2 साल पहले जितने लोग जिंदा थे उस हिसाब से आज की डेथ होंगी क्या? नहीं। आज की जो डेथ होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आज के दिन कितने लोग जिंदा हैं। तो यही है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यही है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये लॉ बोलता है कि मान लो आपके पास 1 लाख एटम्स है, और 1 लाख एटम्स में से हर साल 10% एटम्स रेडियो एक्टिव डीके हो जाते हैं। ओके, तो आपके पास 1 लाख एटम्स है
और हर साल 10% एटम्स डीके हो जाते हैं। तो एक साल के बाद 10,000 एटम्स डीके होंगे, 90,000 एटम्स बचेंगे। डीके होना मतलब रेडियो एक्टिविटी दिखा देना। तो 1 लाख एटम्स थे, 1 लाख में से 10,000 डीके हो गए। डीके हो गए मतलब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी दिखा दी, बचे 90,000। फिर अगले साल 9,000 ने रेडियो एक्टिविटी दिखा दी, बचे 81,000। फिर उसमें से 8,100 ने रेडियो एक्टिविटी दिखा दी। तो इसका मीनिंग क्या है? इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वो एटम्स जो रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, एटम्स जो रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टोटल एटम्स कितने हैं। अगर टोटल एटम्स ज्यादा है तो ज्यादा एटम्स रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, और अगर टोटल एटम स्टार्टिंग में एटम्स ही कम है तो कम एटम्स रेडियो एक्टिव डीके करेंगे। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब देखते हैं इसे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। तो चिल्ड्रन, आपके लिए एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख देता हूं। ये लॉ क्या बोलता है कि मान लो, ये लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके is directly proportional to the number of radioactive nucleus present। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ज्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है, तो ज्यादा रेडियो एक्टिव डीके होंगे। और अगर कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स कम डीके होगा, कम रेडियो एक्टिव डीके होगा। तो इस लॉ को मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, लेट n बी दी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट नाउ। यानी हम मान लेंगे कि इस वक्त जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियसेस हैं उनका नंबर है n। तो ये एक सैंपल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, इसमें n न्यूक्लियस है इस वक्त। ओके, लेट n नॉट बी दी इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो शुरू में जब हम इस मटेरियल को लाए थे तब इसमें n नॉट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे। फिर रेडियो एक्टिव डीके हुआ, डीके हुआ, डीके हुआ, और आज के दिन इस वक्त इसके पास n रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। ओके, तो इस लॉ को ऐसा लिखा जाएगा, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो देखो रेट को ऐसा लिखा जाता है, dn बाय dt। dn बाय dt मतलब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये जो dn अपॉन dt लिखा है इसे आप बोल सकते हो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। dn मतलब चेंज इन n, पर n क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। dn है चेंज इन एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो dn क्या है? dn है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कितना बदलाव आया। dn है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कितना बदलाव आया। ओके, सपोज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे 10, अब हो गए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 9, तो कितने का बदलाव आया? 1 का। तो इसे कहते हैं dn। तो dn इज द चेंज इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और क्योंकि इसको हमने टाइम से डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्यों ये रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्यों होगा? अच्छा, मान लेते हैं
कि n की वैल्यू थी 100, अब वो हो गई 100 से 98, तो dn की वैल्यू कितनी हो गई? 2। dn की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हुई ना। 100 एटम्स थे, 98 हो गए, तो डीके कितने हुए? 2। 100 में से 2 डीके हो गए तो 98। सो ये जो डी एन है उसकी वैल्यू 2 है, और ये जो डी एन है वो डीके भी है, 2 एटम्स डीके हुए। देखो 100 से 98 आए तो डी एन की वैल्यू हो गई 2, और ये 100 से 98 क्यों आए? क्योंकि 2 एटम्स डीके हुए। तो मैं डी एन को बोल सकता हूं इट इज द चेंज इन एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इट इज द चेंज इन एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ओके, और क्योंकि इसको dt से डिवाइड कर दिया है तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसका जो रेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है। अगर ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है तो ज्यादा डीके होगा, अगर कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो डीके भी कम होगा। अब चलन यहां पे एक माइनस साइन लगाया जाता है, माइनस साइन ये बताता है कि डीके हो रहा है। अब क्योंकि डीके हो रहा है तो जो नंबर, ये जो डीएन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी वैल्यू, उसका जो चेंज है वो नेगेटिव होगा। क्योंकि मान लेते हैं 100 एटम्स है, 100 से 98 हो गया तो चेंज आया -2 का, तो -2 का चेंज आया तो हमें माइनस साइन यहाँ लिखना पड़ेगा, तो माइनस साइन डिनोट्स ओवर ईयर डीके। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं, यहां पे जो dn अपॉन dt है, इस dn अपॉन dt को कहा जाता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो ये जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट के, और ये जो माइनस साइन लिखा है ये बताता है कि डीके हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कम होते जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने पढ़ा कि dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू -n, यानी कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा चिल्ड्रन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूंगा, तो dn अपॉन dt हो जाएगा -λn, वेर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और लैम्डा को कहा जाता है डीके कांस्टेंट। लैम्डा को डीके कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी यूनिट होती है डीके पर सेकेंड। ओके, तो लैम्डा की यूनिट होती है नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड। अब चिल्ड्रन इसके ऊपर कुछ करते हैं मैथमेटिक्स, तो मैं n को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा dn, ये n नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और dt को भेज देता हूं यहां, तो ये हमें कुछ मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन के सिंबल लगा दिए। अब चिल्ड्रन जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो स्टार्टिंग में n0 थे और अब हो गए n, तो ये हो गई लिमिट्स इंटीग्रेशन की। द नंबर ऑफ एटम्स वर n0 एंड नाउ दे आर n। तो अब करते इसको इंटीग्रेट, 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन होता है log n, 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन होता है log n। तो 1 अपॉन n को मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फ्रॉम n0 टू n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको देगा t। देखो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा ना क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको देगा टाइम t। तो ये हो जाएगा देयरफॉर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, पहले n की जगह अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n की जगह लोअर लिमिट यानी कि n0। तो पहले n की जगह n को सब्स्टिट्यूट किया, फिर माइनस n की जगह n0 माइनस लैम्डा t। अब चिल्ड्रन लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है,
लॉग ए माइनस लॉग बी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए बाई बी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है और ये आपको याद रखनी है। तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है? लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बाई बी, और इसकी वैल्यू है माइनस लैम्डा टी। ओके, नाउ चिल्ड्रन, अगली प्रॉपर्टी लॉग की ये है कि अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो ये लॉग है ना ln, इसको ऐसा लिखा जा सकता है log टू द बेस e। ये है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को आप log टू द बेस e भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log टू द बेस e ऑफ n अपॉन n नॉट इज माइनस लैम्डा टी। ओके, तो चिल्ड्रन अब ये जो e है, अगर ये यहां जाता है, देखो अगर आपको log हटाना है, तो e को यहां भेजना पड़ेगा। तो यहां से मैं log हटा रहा हूं और e को यहां भेज रहा हूं। log हटाने के लिए e को यहां भेजना पड़ता है। तो log और e को मैं हटा रहा हूं, तो ये बनेगा n अपॉन n नॉट। मुझे पता है कुछ मैथमेटिक्स चालू है, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है आप केमिस्ट्री में भी ये पढ़ चुके हो, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लॉग रिवाइज करवा देता हूं इसी वीडियो में। ओके, इस डेरिवेशन के बाद अपन थोड़ा सा लॉग रिवाइज कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चल रहा है। ओके, तो मैं इस लॉग और e को हटा रहा हूं, तो यहां बचेगा n बाई एन नॉट। लॉग को हटाना है तो e को यहां भेजना पड़ता है, तो e अगर यहां आ जाता है ना, तो ये चीज पावर में आ जाती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ओके, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो नीट के बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है इसमें, पर कोई बात नहीं, मैं आपको लॉग थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा इसी वीडियो में। तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गई n की वैल्यू। आखिर हमें क्या मिला? ये इक्वेशन मिला, हमें क्या मिला? ये इक्वेशन आपको वैसे बाय हार्ट रखना है। ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नाउ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नाउ। एन नॉट बताता है कि शुरुआत में कितने एटम्स थे, इनिशियल एटम्स। टी बताता है कितना टाइम गुजर गया। तो शुरुआत में लाए थे आप एन नॉट एटम्स, टी टाइम गुजर गया, तो टी टाइम के बाद अब कितने एटम्स बचे, ये एन बताता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं? शुरुआत में कितने एटम्स थे, तो टी टाइम के बाद अब कितने एटम्स होंगे। ओके, इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और ये केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले से मैच करता है। शायद केमिकल काइनेटिक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह के इक्वेशन से मैच करता है, एज फार एज आई रिमेंबर केमिस्ट्री। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से ये इक्वेशन मैच करता है, जहां तक मेरी याददाश्त है। तो आपको इस फॉर्मूला को बाय हार्ट रखना है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़ा सा आपको लॉग रिवाइज करवा देता हूं। मान लो अगर ऐसा लिखा है 2 टू द पावर 3 इज 8, ये तो हमें पता है, ये 2 क्यूब 8 होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर लिखा है 2 क्यूब इज 8, तो लॉग के फॉर्म में इसे ऐसा लिखते हैं, 8 जो है ये अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर लॉग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 8। इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 8। जो पावर होता है वो आंसर बन जाता है, तो ये जो पावर है वो आंसर बन जाता है, और जो बेस होता है यहां पे, वो यहां पे लिखा जाता है। तो इसे पढ़ा जाता है लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। ओके, तो अगर देखो इस तरह से लिखा हुआ है 5 स्क्वायर इज 25, तो इसे लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखना है, लॉग ऑफ, ये जो आंसर है ये अंदर घुसा देना है 25, पावर को आंसर बना देना है, और ये जो नंबर दिख रहा है इसे यहां लिख देना है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 इज 2। तो
तो चलिए डेरिवेशन करते टाइम हमने कुछ इस तरीके से कुछ किया था। डेरिवेशन करते टाइम कुछ इस तरह से लिखा था, log e n बाय एन नॉट इज माइनस लैम्डा टी। डेरिवेशन में ये एक स्टेप आया था। तो अब देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ये लो स्क्वायर करो तो ये आएगा। सिमिलरली ये लो, उसको ये पावर चढ़ा दो तो ये आ जाएगा। ये हमारा अगला स्टेप था, करेक्ट। देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ई को ये पावर दोगे तो n बाई एन नॉट आ जाएगा। आई होप वो डेरिवेशन का वो स्टेप आपको क्लियर है। नाउ चिल्ड्रन, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको बाय हार्ट करनी है, और ये है वो प्रॉपर्टीज। लॉग ए प्लस लॉग बी को आप लॉग ऑफ ए बी भी लिख सकते हो। लॉग ए माइनस लॉग बी को आप लॉग ऑफ ए बाई बी भी लिख सकते हो। लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स हो जाता है, तो लॉग और ई एक दूसरे को काट देते हैं, बचता है एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज आपको अभी न्यूमेरिकल में काम आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर लॉग ऑफ 1 बाई ए है तो इसे माइनस लॉग ए भी लिखा जा सकता है। अगर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए है तो इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द पावर बी। यानी अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो तो इसे 1 अपॉन में लिखना पड़ता है। चलिए, अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो है ई टू द पावर -1 की वैल्यू। ई टू द पावर -1 की वैल्यू होती है 0.37। और अगली चीज जो याद रखनी है वो है log 2 की वैल्यू होती है 0.693। ये log 2 का क्या मतलब होता है? ये ln लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? ln, इसका मतलब होता है log टू द बेस e। log टू द बेस e जो आप लोग लॉग बुक में देखते हो ना, वो log टू द बेस 10 होता है, वो अलग वाला log है, वो log टू द बेस 10 है, ये log टू द बेस e है। ओके, log टू द बेस e को log टू द बेस e ऑफ 2 इज 0.693। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। चलिए, अगला कंसेप्ट है हाफ लाइफ, और ये इजी कंसेप्ट है। हाफ लाइफ क्या बोलता है? मान लो आपके पास 100 रेडियो एक्टिव आइटम्स थे। अगर आधे डीके हो जाए, मतलब 50 डीके हो जाए, तो 50 बचेंगे। तो जितने टाइम में वो 50 डीके होंगे उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ का क्या मतलब है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइटम्स अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके। तो इसको ऐसा समझ लो, अगर आपके पास 100 आइटम्स थे, 100 रेडियो एक्टिव आइटम्स, और एक हाफ लाइफ हो गई। एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 50 हो जाएंगे डीके और 50 एटम्स बच जाएंगे। अब मान लो एक और हाफ लाइफ हो गई। अब अगर एक और हाफ लाइफ होगी तो अब 50 का आधा होगा। ओके, अब 100 का फिर से आधा मत करो, अब 50 का आधा करो। तो एक हाफ लाइफ के बाद आधे बचते हैं, फिर अगले एक हाफ के बाद आधे के आधे बचते हैं। तो 50 एटम्स थे, एक हाफ लाइफ और हुई तो 25 डीके हो जाएंगे और 25 एटम्स सरवाइव कर जाएंगे। ये है हाफ लाइफ का कंसेप्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 100 थे, 100 के 50 और 50 के 0। ऐसा नहीं करना। एक हाफ लाइफ के बाद 100 का 50 बनाओ। फिर इस पे डिपेंड करेगा ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रेजेंट वाले पे डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट में 50 है, उसके आधे होंगे तो 25 हो जाएंगे। तो हर एक हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो आधे हो जाते हैं। तो एक हाफ लाइफ के बाद 100 का 50, अगले एक हाफ लाइफ के बाद 50 का 25 एंड सो ऑन। तो चिल्ड्रन, इसको ऐसा भी देख सकते हो, सपोज आपके पास x नंबर ऑफ एटम्स थे, एक हाफ लाइफ हो गया, 1 हाफ लाइफ हो गया। ओके, तो x/2 डीके हो जाएंगे और x/2 सरवाइव करेंगे। एक और हाफ लाइफ हो गया, तो अब x/2 का आधा मतलब x/4 डीके होंगे और x/4 सरवाइव करेंगे। अब एक और हाफ लाइफ हो गया, तो x/4 का आधा मतलब x/8 डीके हो जाएंगे और x/8 सरवाइव करेंगे, एंड दिस विल गो ऑन।
तो एक हाफ लाइफ के बाद x/2, एक और हाफ लाइफ के बाद x/4, एक और हाफ लाइफ के बाद x/8 ही बचेंगे। और डीके कितने हो चुके हैं? एक हाफ, इस वाले हाफ लाइफ में x/2 डीके हो गए, इस वाले हाफ लाइफ में x/4 और इस वाले हाफ लाइफ में x/8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये साइकिल चलता रहेगा। अब चिल्ड्रन, हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है वो डिराइव करते हैं। हमें पता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मान लेते हैं कि टाइम हो चुका है हाफ लाइफ जितना, मतलब हाफ लाइफ जितना टाइम पास हो चुका है, हाफ लाइफ जितना टाइम इलैप्स हो चुका है। तो क्योंकि हाफ लाइफ जितना टाइम खत्म हो चुका है, तो जो नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम्स है वो कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम्स हो जाएंगे आधे। एन नॉट थे, हाफ लाइफ हो गया, तो हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू डीके हो जाएंगे और एन नॉट बाई टू बच जाएंगे। तो हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स प्रेजेंट है वो हो गए एन नॉट बाय टू। तो एन नॉट बाई टू इज एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन नॉट कैंसल, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। चलिए अब मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब चलिए आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 को माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी के टेबल में देखो, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इज इक्वल्स टू। अब एक और प्रॉपर्टी बताई थी, नेचुरल लॉगरिथम और ई कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या? माइनस लैम्डा टी। अब माइनस माइनस कट जाएगा, और टी कितना हो चुका है? टी हो चुका है हाफ लाइफ जितना, करेक्ट। तो टी हो चुका है हाफ लाइफ जितना, तो मैं क्या कह सकता हूं? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, और टी की वैल्यू हो चुकी है हाफ लाइफ जितनी, टी हाफ, करेक्ट ना। हाफ लाइफ जितना टाइम पास हो चुका है ना, लेट टी बी टी हाफ, तो टी की वैल्यू हो चुकी है हाफ लाइफ जितनी। तो यहां से हाफ लाइफ का फॉर्मूला मिल गया, देयरफॉर हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। तो ये आपको याद रखना है। और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू तो आपने याद करके रखी है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको, 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन लैम्डा, या अगर आपको नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो वो होता है 0.693। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है मीन लाइफ, जिसे हम टी मीन से रिप्रेजेंट करेंगे। और मीन लाइफ मतलब इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम। तो अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो उसमें से जो एवरेज लाइफ होगी रेडियो एक्टिव एटम्स की, उसे मीन लाइफ कहते हैं, और उसका वैल्यू होता है 1 अपॉन लैम्डा। ओके, इट कैन बी शोन दैट द एवरेज लाइफ और द मीन लाइफ, यानी कि इतने टाइम तक एवरेजली इतने टाइम तक एक रेडियो एक्टिव एटम सर्वाइव करता है, और इसके बाद वो डीके हो जाता है। ओके, ये एवरेजली। नाउ चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स विच डीके पर सेकेंड। ओके, तो अगर आपके पास एक सैंपल है यूरेनियम का, और 1 सेकंड में उसके 10 एटम्स ने रेडियो एक्टिविटी दिखा दी, तो एक्टिविटी कितनी होगी? 10 डीके पर सेकेंड, करेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक सैंपल है थोरियम का, और इस थोरियम के सैंपल में से 1,00,000 एटम्स ने रेडियो एक्टिव डीके दिखा दिया, तो एक्टिविटी हो जाएगी 1,00,000 डीके पर सेकेंड। एक्टिविटी की यूनिट होती है बेक्यूरल। तो एक बेक्यूरल का क्या मतलब है? एक बेक्यूरल का मतलब है 1 डीके पर सेकेंड।
अगर 1 सेकंड में एक एटम रेडियो एक्टिव डीके दिखाए तो हम कहेंगे एक्टिविटी है 1 बेक्यूरल। नाउ चिल्ड्रन, एक और यूनिट होती है एक्टिविटी की, वो होती है क्यूरी। एंड 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। यानी अगर इतने एटम्स 1 सेकंड में डीके हो जाए तो हम कहेंगे जो रेडियो एक्टिविटी है वो 1 क्यूरी है। अगर इतने एटम्स 1 सेकंड में डीके हो जाए तो हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी इज 1 क्यूरी। तो चिल्ड्रन, अभी अभी हमने एक्टिविटी का मतलब देखा, नंबर ऑफ डीकेज पर सेकंड। अब एक्टिविटी का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि ये जो n है, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर टाइम t, यानी कि प्रेजेंट नाउ, इज गिवन बाय इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये आपको पता है पहले से। तो चिल्ड्रन, अगर मैं कर दूं डिफरेंशिएट्स बोथ साइड विथ टाइम, ये हो गया डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जरा इसको ध्यान से देखो, क्या है ये dn मतलब n में आने वाला चेंज, और n में चेंज क्यों आया? क्योंकि डीके हुआ। तो dn का मतलब होता है डीके, और dt मतलब पर सेकंड। तो ये हो गया डीके पर सेकंड। dn मतलब n में आने वाला चेंज, n में चेंज क्यों आया? क्योंकि डीके हुआ। इसका मतलब dn बता रहा है कि कितने डीके हुए। तो ये हो गया डीके और टाइम हो गया dt। तो डीके पर सेकंड हो गया ये, तो इसे कहेंगे हम एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है इसका वैल्यू हो गया n नॉट, तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी को a लिखा जाता है। तो जो एक्टिविटी है a, उसकी वैल्यू हो गई n नॉट, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक वीडियोस में कवर किया है। 11th स्टैंडर्ड में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैंने ये कवर किया है कि इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ओके, आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लेकिन इस पावर को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं पावर को। माइनस लैम्डा टी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो चिल्ड्रन, ये हो जाएगा एक्टिविटी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। माइनस लैम्डा टी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो बचेगा माइनस लैम्डा। ये एन और माइनस लैम्डा इसे मिलके हम कहते हैं ए नॉट, वेयर ए नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी, और ये हो गया ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यहां पे हमने क्या किया, माइनस एन नॉट और लैम्डा को मिलके लिख दिया ए नॉट। ठीक है, इन दोनों को मिलके हमने लिख दिया ए नॉट। अब चलन यहां पे ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन तो बस यही बता रहा है ना कि डीके हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, यही बता रहा है माइनस साइन, और कुछ तो नहीं बता रहा। या अगर आपको ये माइनस साइन परेशान कर रहा है, आप यहां पे एक माइनस साइन लगा सकते हो। यहां पे माइनस साइन अगर आप लगा दोगे, इसका मतलब है धीरे धीरे डीकेस कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक्टिव एटम्स कम होते जा रहे हैं। तो आप माइनस साइन यहीं पे लगा सकते हो। तो यहीं पे एक माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन इस माइनस साइन को कट कर देगा, तो ये माइनस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी माइनस साइन लगा सकते हो, शुरुआत में यहीं पे माइनस साइन लगा दो। माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ एटम्स आर रिड्यूसिंग। फिर मैथमेटिक्स करने के बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन, जो एक्टिविटी का फॉर्मूला है इट इज सिमिलर टू ये फॉर्मूला। तो द इनिशियल, तो द एक्टिविटी नाउ, ये अभी की एक्टिविटी इज गिवन बाय इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, तो टी टाइम गुजर जाने के बाद इतनी एक्टिविटी बचेगी, और ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है, तो ये फॉर्मूला याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन चिल्ड्रन ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। ये एक और चीज़ आप याद रख लेना कि एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू लैम्डा। इसे याद रख लेना। एक्टिविटी का ये जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाता है। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे।